बारिश रात भर हुई थी। सुबह जब आर्यन उठा तो खिड़की के बाहर की दीवार गीली थी। नीचे गली में पानी जमा था। वो पुरानी नाली जो हर बारिश में भर जाती थी। बच्चे स्कूल जाने के लिए उस पानी के किनारे किनारे चल रहे थे। एक बुजुर्ग औरत अपने दरवाजे पर खड़ी होकर गली को देख रही थी और कुछ बुदबुदा रही थी। आर्यन ने खिड़की बंद की। रात को नींद ठीक नहीं आई थी। दीनानाथ की बात दिमाग में घूमती रही थी। मल्होत्रा परिवार के बाकी लोग मुंबई में हैं और उन्हें पता है। यह जानकारी एक तरफ थी, दूसरी तरफ पिता की चिट्ठी थी, वो कांपती हुई लिखावट, वो एक लाइन जो बार बार दिमाग में आती थी। मल्होत्रा परिवार में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। आर्यन ने चाय बनाई। उसके पास छोटा सा चूल्हा था और एक पुराना एल्यूमीनियम का भगोना। उसमें पानी गर्म किया, चाय पत्ती डाली, थोड़ा दूध। ये दूध उसने कल शाम रखा था, आधा पैकेट। उसने चाय छानी और खिड़की के पास खड़े होकर पी। बाहर बारिश का पानी धीरे धीरे बह रहा था। उसने तय किया था कि आज एक काम करेगा, एक ऐसा काम जो उसने 7 साल में कभी नहीं किया था। आज वो अपनी माँ से मिलने जाएगा। माँ सविता मल्होत्रा दिल्ली के ही एक दूसरे इलाके में रहती थीं, पटपड़गंज। एक छोटे से 2 कमरे के घर में। आर्यन उनसे महीने में एक बार मिलता था, कभी कभी 2 महीने भी हो जाते थे। माँ ने कभी शिकायत नहीं की। वो जानती थी कि उनका बेटा किस दौर से गुजर रहा है, या कम से कम इतना तो जानती थी कि वो मुश्किल में है। आर्यन ने कभी उन्हें नहीं बताया था कि मुश्किल असल में क्या है। मेडिकल स्टोर पर रमेश जी को मैसेज किया, आज थोड़ी देर से आएगा। रमेश जी ने ठीक है कहा। बाइक निकाली। पटपड़गंज पहुंचने में 20 मिनट लगे। सड़कें बारिश के बाद थोड़ी साफ लग रही थीं। धूल बैठ गई थी। हवा में मिट्टी की वो खुशबू थी जो बारिश के बाद ही आती है। माँ का घर एक पुरानी गली में था। दरवाजा हरे रंग का था, रंग उखड़ रहा था। आर्यन ने दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। सविता मल्होत्रा की उम्र 45 के आसपास थी, लेकिन वो 50 से ज्यादा लगती थी। बाल सफेद होने लगे थे, जिन्हें वो कभी कभी हल्के काले रंग से ढकती थीं। आंखें थकी हुई थीं, वो थकान जो सोने से नहीं जाती, जो अंदर से आती है। उन्होंने सूती साड़ी पहनी थी, हल्के नीले रंग की। आर्यन को देखकर उनकी आंखें एक पल के लिए रुकी। फिर उन्होंने दरवाजा और खोल दिया। आर्यन अंदर गया। घर छोटा था। एक कमरा बैठक के लिए, एक सोने के लिए, रसोई अलग से। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें थी, एक भगवान की, एक पुरानी फैमिली फोटो जिसमें सविता बहुत छोटी दिख रही थी। आर्यन की कोई बचपन की तस्वीर नहीं थी दीवार पर। यह बात आर्यन ने पहली बार नोटिस नहीं की थी। वो पहले भी देख चुका था, लेकिन आज किसी वजह से फिर नजर गई। माँ रसोई में चली गई। थोड़ी देर में चाय लेकर आई। दोनों बैठे। माँ ने पूछा, ठीक है सब? आर्यन ने कहा, हाँ। माँ ने पूछा, खाना ठीक से खाता है? आर्यन ने कहा, हाँ। माँ ने पूछा, कॉलेज कैसा चल रहा है? आर्यन ने कहा, ठीक है, आखिरी साल है। माँ ने सिर हिलाया। यही उनकी बातचीत का तरीका था। छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब। दोनों के बीच बहुत कुछ था जो कभी कहा नहीं गया था। एक पूरी जिंदगी थी जो दोनों ने अलग अलग जी थी, एक ही शहर में, एक ही खून के साथ, लेकिन अलग अलग। आर्यन ने चाय का एक घूंट लिया। फिर उसने पूछा, माँ, पिताजी के बारे में कुछ बताओ। सविता के हाथ एक पल के लिए रुके। चाय का कप वो नीचे रखने वाली थी, रुक गई, फिर धीरे से रख दिया। उन्होंने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन ने कहा, मुझे पता है तुम चुप रहती हो, लेकिन आज बताओ। सविता कुछ देर चुप रही। फिर उन्होंने कहा, क्यों पूछ रहा है? अचानक। आर्यन ने कहा, बस जानना था। सविता ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर बारिश का पानी अभी भी बह रहा था। उन्होंने एक लंबी सांस ली। उन्होंने कहा, तेरे पिता का नाम विजय था, विजय मल्होत्रा। वो बड़े परिवार के छोटे बेटे थे, बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन परिवार से उनकी कभी नहीं बनी। आर्यन ने पूछा, क्यों? सविता ने कहा, क्योंकि वो उनके जैसे नहीं थे। मल्होत्रा परिवार में जो लोग थे वो सब एक तरह के थे। पैसे को सब कुछ मानते थे, रिश्तों को बिजनेस की तरह देखते थे। विजय ऐसे नहीं थे। आर्यन ने पूछा, फिर? सविता ने कहा,
फिर एक दिन वो चले गए। तू 3 साल का था, मुझे बताया नहीं। बस एक चिट्ठी छोड़ गए। उसमें लिखा था कि जाना जरूरी है, कि कुछ ऐसा है जो उन्हें करना है, कि एक दिन लौटेंगे। आर्यन ने पूछा, लौटे? सविता ने कहा, नहीं। कमरे में चुप्पी आ गई। आर्यन ने अपनी चाय का कप नीचे रखा। उसने माँ की आंखों में देखा, वो आंखें जो इतने सालों से इस एक सवाल का जवाब अपने अंदर दबाए बैठी थी। उसने पूछा, माँ, क्या तुम्हें लगता है वो अभी भी हैं? सविता ने एक पल रुककर कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दिल कहता है हाँ। आर्यन ने कुछ नहीं कहा। वो उठा, माँ के पास आया, उनके सिर पर एक पल के लिए हाथ रखा। यह उसका तरीका था, हमेशा से। शब्दों की जगह यह छोटा सा इशारा। माँ ने उसका हाथ थाम लिया। कुछ देर दोनों वैसे ही रहे। फिर आर्यन ने कहा, माँ, एक बात बताऊं? सविता ने ऊपर देखा। आर्यन ने कहा, जल्दी नहीं, लेकिन जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। सविता ने उसे देखा। उनकी आंखों में एक सवाल था, लेकिन उन्होंने नहीं पूछा। वो जानती थी कि उनका बेटा जब कुछ कहता है तो झूठ नहीं बोलता। आर्यन ने हाथ छुड़ाया, थैला उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जाते जाते उसने एक बार पीछे देखा। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, वही थकी हुई आंखें, वही सूती साड़ी। लेकिन इस वक्त उनके चेहरे पर कुछ और भी था, एक हल्की सी उम्मीद जो शायद बहुत सालों बाद आई थी। आर्यन मुड़ा और चला गया। बाइक स्टार्ट हुई, मेडिकल स्टोर की तरफ। रास्ते में उसने एक बात सोची। पिता ने चिट्ठी लॉकर में रखी थी 30 साल पहले। इसका मतलब वो 3 साल पहले तक थे, या कम से कम 3 साल पहले तक उन्हें पता था कि यह लॉकर है। इसका मतलब वो मल्होत्रा परिवार के संपर्क में थे, या कम से कम दीनानाथ के। दीनानाथ ने कहा था, यह मुझे नहीं पता, जब आर्यन ने पूछा था कि पिता कहाँ है। लेकिन दीनानाथ का चेहरा उस वक्त कुछ और कह रहा था। आर्यन ने बाइक की रफ्तार थोड़ी बढ़ाई। 1 हफ्ते में दीनानाथ से बात होगी। 1 हफ्ते में बहुत कुछ पता चलेगा। और तब तक कॉलेज, मेडिकल स्टोर, लक्ष्मी नगर का कमरा नंबर 11। जिंदगी वैसी ही चलती रहेगी। बाहर से दोपहर के 1:40। दिल्ली का दिल्ली प्राइवेट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस। कैंटीन में उस वक्त भीड़ थी। लंच ब्रेक के 20 मिनट बचे थे और हर टेबल पर लोग थे। आवाजें थीं, हंसी बहस, कुर्सियों का खिंचना, प्लेट्स का शोर। बाहर से धूप आ रही थी, जो कैंटीन की पुरानी खिड़कियों से छनकर फर्श पर लंबी लंबी लकीरें बना रही थी। आर्यन, राहुल, विक्रम और नीतीश एक कोने की टेबल पर बैठे थे। नीतीश बोल रहा था, हमेशा की तरह। आज उसका टॉपिक था कि कॉलेज के नए प्रोफेसर अग्रवाल ने पहले ही दिन किसी लड़के का अटेंडेंस काट दिया, क्योंकि वो 5 मिनट देर से आया था। नीतीश के अनुसार यह अन्याय था और इसके खिलाफ कुछ होना चाहिए। विक्रम ने कहा कि नियम नियम होता है। नीतीश ने कहा कि नियम वो होता है जो इंसान के लिए बने, इंसान नियम के लिए नहीं। विक्रम ने कहा कि ये फिलॉसफी है, कॉलेज रूल्स नहीं। बहस जारी रही। आर्यन खाना खा रहा था। राहुल चुप था। यह असामान्य था। राहुल आमतौर पर नीतीश से भी ज्यादा बोलता था, लेकिन आज वो अपनी प्लेट को देख रहा था। खाना आधा छोड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर वो हंसी नहीं थी जो हर रोज रहती थी। आर्यन ने नोटिस किया। उसने नीतीश और विक्रम की बहस के बीच राहुल की तरफ देखा। राहुल ने नजर नहीं उठाई। लंच ब्रेक खत्म होने पर जब सब उठे तो आर्यन ने राहुल को इशारा किया, रुको। नीतीश और विक्रम चले गए। कैंटीन खाली होने लगी। आर्यन ने राहुल से पूछा, क्या हुआ? राहुल ने पहले कहा, कुछ नहीं। आर्यन चुप रहा। उसने जाने की कोशिश नहीं की, बस वहीं बैठा रहा। राहुल जानता था कि आर्यन इसी तरह बैठा रहेगा जब तक वो नहीं बोलेगा। उसने एक लंबी सांस ली। फिर उसने बताया, राहुल के पिता एक छोटी सी ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते थे। 2 ट्रक थे उनके पास। पिछले 2 सालों में बिजनेस ठीक नहीं चल रहा था। एक ट्रक 3 महीने पहले एक्सीडेंट में बुरी तरह टूट गया था। रिपेयर में पैसे लगे। दूसरे ट्रक का लोन चल रहा था। ऊपर से पेट्रोल के दाम बढ़ गए थे। पिछले महीने एक बड़ी मुश्किल आई थी। उनके एक पुराने क्लाइंट ने, जो दिल्ली का एक मिड साइज मैन्युफैक्चरर था, अचानक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया था, बिना कोई कारण बताए। बस एक फोन कॉल आई और कह दिया कि आगे से हमें आपकी सर्विस की जरूरत नहीं। राहुल के पिता ने पूछताछ की तो पता चला कि उस मैन्युफैक्चरर ने किसी बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ नया डील कर लिया है। उस क्लाइंट के जाने से राहुल के पिता की इनकम का 35% एक झटके में खत्म हो गया था। अब घर में तनाव था। राहुल की माँ बीमार थी। पिछले 6 महीने से दवाइयां चलती थी, डॉक्टर के चक्कर लगते थे। और अब राहुल के पिता उसे कह रहे थे कि शायद इस साल की कॉलेज फीस नहीं भर पाएंगे।
राहुल ने यह सब बताया, धीरे धीरे, रुक रुक कर। उसकी आवाज में वो हंसी नहीं थी, उसकी आवाज में एक थकान थी, जो उसकी उम्र के लड़के की आवाज में नहीं होनी चाहिए थी। आर्यन ने पूरी बात सुनी, एक बार भी नहीं रोका, एक बार भी बीच में नहीं बोला। जब राहुल चुप हुआ तो आर्यन ने पूछा, फीस कितनी है? राहुल ने कहा, 30,000 इस सेमेस्टर की। जमा करने की लास्ट डेट अगले महीने है। आर्यन ने कहा, ठीक है। राहुल ने कहा, यार, मैं तुझसे मांग नहीं रहा, बस बताना था। आर्यन ने कहा, मैंने दिया नहीं, बस सुना। राहुल ने उसे देखा। आर्यन के चेहरे पर वही सपाट एक्सप्रेशन था, लेकिन राहुल उसे 3 साल से जानता था। वो समझ गया कि आर्यन के दिमाग में कुछ चल रहा है। दोनों उठे और क्लास की तरफ बढ़ गए। शाम को मेडिकल स्टोर की ड्यूटी के बाद आर्यन सीधे घर आया। उसने खाट पर बैठकर एक कागज निकाला और कुछ लिखा। 30,000 रुपए। उसने अपनी पुरानी डायरी खोली, जिसमें वो हर महीने 1,000 रुपए रखता था। 5 सालों की बचत। उसमें उस वक्त 71,000 रुपए थे। कुछ महीने कम बचे थे, कुछ महीने ज्यादा। यह पैसे उसने किसी जरूरत के लिए नहीं बचाए थे, बस एक आदत थी। उसने 30,000 गिने, लेकिन फिर रुक गया। अगर वो राहुल को सीधे पैसे देता है तो राहुल लेगा नहीं। वो जानता था राहुल को। राहुल का स्वाभिमान उसकी हंसी जितना ही बड़ा था। आर्यन ने कुछ देर सोचा, फिर उसने दीनानाथ को कॉल किया। दीनानाथ ने उठाया। आर्यन ने पूछा, दिल्ली में कोई छोटी ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो नए क्लाइंट्स ढूंढ रही हो? दीनानाथ ने थोड़ी देर सोचकर कहा, हाँ, कुछ है। क्यों? आर्यन ने कहा, एक काम है। एक छोटी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, राहुल ट्रांसपोर्ट। उनके पिता चलाते हैं। उन्हें एक रेगुलर क्लाइंट चाहिए। क्या मल्होत्रा ग्रुप की किसी छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सामान उनसे ट्रांसपोर्ट करवाया जा सकता है? दीनानाथ चुप रहे एक पल। फिर उन्होंने कहा, यह पॉसिबल है, लेकिन ऑफिशियली यह तुम्हारा पहला बिजनेस डिसीजन होगा। आर्यन ने कहा, तो हो जाए। दीनानाथ ने कहा, कल तक अरेंज हो जाएगा। आर्यन ने कॉल काटा। वो खाट पर लेट गया, छत को देखा। पंखा घूम रहा था। घर, 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 यह उसका पहला डिसीजन था। 12,000 करोड़ के मालिक का पहला डिसीजन। एक दोस्त के पिता की ट्रांसपोर्ट कंपनी को एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना। उसे इस पर कोई अफसोस नहीं था। अगले दिन सुबह कॉलेज में राहुल आया। चेहरे पर वही थकान थी, लेकिन आर्यन ने देखा कि उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई थी। शायद रात को ठीक से सोया नहीं था। दोनों कॉरिडोर में चल रहे थे। तभी राहुल का फोन बजा। उसने देखा, अनजाना नंबर था। उसने उठाया। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज थी। उसने कहा कि वो मल्होत्रा ग्रुप की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बोल रहे हैं। उन्हें एक रिलायबल ट्रांसपोर्ट कंपनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पर। क्या राहुल ट्रांसपोर्ट इंटरेस्टेड है? राहुल के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी आई। उसने कहा, हाँ, हाँ, बिल्कुल। आदमी ने कहा कि कल उनके पिता ऑफिस आए, डिटेल्स हो जाएगी। कॉल खत्म हुई। राहुल ने फोन नीचे किया। उसने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन आगे चल रहा था, नजर सामने, एक्सप्रेशन वही। राहुल ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसकी आंखें भर आईं। एक पल के लिए उसने जल्दी से ऊपर देखा, जैसे आसमान में कुछ देख रहा हो। आंसू वापस चले गए। फिर उसने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और बस इतना कहा, यार। आर्यन ने कहा, क्लास के लिए देर हो रही है। राहुल हंसा, पहली बार 2 दिनों में। वो पुरानी वाली हंसी। दोनों क्लास की तरफ चल दिए। उस दिन लंच में नीतीश ने नोटिस किया कि राहुल वापस नॉर्मल था। उसने पूछा, यार, आज तू खुश कैसे है अचानक? राहुल ने कहा, बस ऐसे ही। नीतीश ने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन दाल चावल खा रहा था। नीतीश को कुछ समझ नहीं आया। उसने टॉपिक बदल दिया। विक्रम चुपचाप खाता रहा। लेकिन विक्रम ने एक बार आर्यन की तरफ देखा, बहुत ध्यान से, एक लंबी नजर, जैसे कुछ जोड़ रहा हो। आर्यन ने वो नजर महसूस की, लेकिन उसने ऊपर नहीं देखा। शाम को मेडिकल स्टोर बंद होने के बाद आर्यन घर आया। उसने वो पुरानी डायरी निकाली। उसमें से 30,000 रुपए निकाले और अलग रख दिए। यह पैसे उसने एक लिफाफे में रखे और ऊपर लिखा, माँ के लिए। राहुल की माँ की दवाइयों का खर्च। यह लिफाफा वो राहुल को नहीं देगा। यह लिफाफा वो किसी ऐसे तरीके से पहुंचाएगा कि राहुल को पता न चले। कैसे? यह अभी तय नहीं था, लेकिन तरीका मिल जाएगा। आर्यन ने लिफाफा अलमारी में रखा, खाट पर बैठा। बाहर दिल्ली की शाम थी, वही पुरानी, वही थकी हुई। लेकिन कमरे नंबर 11 में आज एक हल्कापन था जो पहले नहीं था। पैसा था, लेकिन पैसे से ज्यादा जरूरी था सही वक्त पर सही जगह लगाना। यह आर्यन मल्होत्रा का पहला सबक था, जो उसने किसी से नहीं सीखा था, बस समझ गया था। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और मुझे और कैसी कैसी कहानियाँ बनानी चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।